स्टूडेंट हम सीखेंगे कि नंबर सिस्टम में फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होता है। तो फेस वैल्यू में क्या होता है, इसको बोलते हैं अंकित मूल्य। और इसमें होता है कि जो संख्या अपन को दे रखी है अपन उसको ही बोलेंगे उसका फेस वैल्यू। जैसे 2, 3, 5, 7, 6 है, इसमें इसका 6 का अंकित मूल्य क्या है। तो देखो अपन को जो नंबर दिख रहा है मतलब 6, 6 ही 6 का फेस वैल्यू है। अब यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो ये जो 5 है वही 5 का फेस वैल्यू है। मतलब जो भी संख्या अपन को दिख रही है वही उसका फेस वैल्यू है, मतलब क्या अपन को उसमें दिख रहा है। अब जैसे एक एग्जांपल ले लिया 23। 23 में क्या होगा कि जैसे 3 का फेस वैल्यू क्या है, 3 का फेस वैल्यू 3 ही होगा, 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा। तो होप आपको समझ में आ गया होगा फेस वैल्यू के बारे में। अपन अब सीखेंगे प्लेस वैल्यू क्या होता है, मतलब उसका स्थान का मूल्य क्या है। अब जैसे 8 दे रखा है तो 8 सबसे लास्ट में, मतलब 8 ही होगा इसका, तो है ना। अब यहाँ पे 0 है तो 0 कितने बार है, तो 0 × 100, मतलब ये है 2। मतलब आपको लिखना एक, और जितनी संख्या है वो आपको लिख देना है। अभी 9 का क्या होगा प्लेस वैल्यू, तो 9 × 1 के पीछे 3 0 लगा देंगे तो कितना हो गया 900। अब 3 है, 3 को लिखना है, फिर अपन को मल्टीप्लाई करके लिख देना है कितने 0 है, इसको भी गिनना है साथ में 1, 2, 3 और 4, मतलब 1 के पीछे 1, 2, 3, 4 0, मतलब इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 1, 2, 3, 4। अपन बात करेंगे कि दो का स्थान मूल्य क्या होगा, तो 2 अपन लिखेंगे, फिर 1 लिखने के बाद 2 से ही गिनना शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब अपन इसको गुणा करके लिख देंगे 2, और उसके बाद में 5 0 लगा देंगे। ये अपना प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का हो गया पूरा। और इसके बाद अपन देखेंगे कि नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं, संख्याएं किस प्रकार की होती हैं, वो सब हम देखेंगे इसके आगे वाले पार्ट में। तो स्टूडेंट हम सीखेंगे अब कि संख्याओं के प्रकार कितने होते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, संख्याओं के प्रकार में सबसे सबसे पहले हमको सीखना पड़ता है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या होता है कि अपन इसको एन से दर्शाते हैं, एन। और इसमें संख्या आती है 1, 2, 3, 4 और इसके आगे वाली, मतलब प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर शुरू होती है 1 से। पूर्ण संख्याओं की बात करें तो पूर्ण संख्या W से शो करते हैं और 0 से शुरू होती है। अगर हम बात करें पूर्णांक की, तो पूर्णांक संख्याएं -3, -2, -1, 0 से लेकर 1, 2, 3, मतलब माइनस की सारी संख्याएं, प्लस की सारी संख्याएं और 0 भी इसमें आता है। मतलब प्राकृत संख्याओं में 1, 2, 3, 4 से शुरू होकर आगे तक, पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याओं में 0 जोड़ देंगे तो पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी, और पूर्णांक संख्याओं के लिए प्राकृत संख्याओं में 0 और माइनस वाले सारे अंकों को जोड़ देना पड़ेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, पूर्ण संख्याओं में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। अब देखिए स्टूडेंट, इसका अर्थ क्या होता है कि भाई किसी भी संख्याओं में अपन क्या जोड़ें कि वही संख्या वापिस आ जाए, तो उसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। गुणन योज्य बोलते हैं शायद इसको। तो दो में हम मल्टीप्लाई करेंगे एक तो आ जाएगा 2। अब जैसे 2 में मल्टीप्लाई करेंगे एक तो आ गया 2। 3 में भी अगर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3। मतलब क्या हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि वही संख्या वापिस आ जाए, तो ऐसा है 1। तो मतलब मल्टीप्लिकेटिव आपको आइडेंटिटी में केवल एक ही बता देना है। और अब हम बात करेंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। तो हम किसी संख्या में क्या जोड़ें कि वही संख्या वापिस आ जाए। जैसे 1 में हम क्या जोड़ें कि 1 वापिस आ जाए, तो वो हाँ, तो उसका उत्तर होगा 0। तो मतलब 0 आपका होता है, वो होता है एडिटिव आइडेंटिटी। अब स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं उनमें एडिटिव इन्वर्स और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। अब देखिए, पूर्णांक संख्याओं में बात करें कि
एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें तो वो होता है ज़ीरो ही होता है, क्योंकि -3 में ज़ीरो जोड़ेंगे तो -3 ही वापिस इसमें आ जाता है। -2 में भी अपन ज़ीरो जोड़ेंगे तो -2 इसमें आ जाएगा। अब 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? अब देखिए, एडिटिव इन्वर्स का अर्थ होता है कि भाई 5 में हमेशा क्या जोड़ें कि ज़ीरो आ जाए, है ना, आपकी आइडेंटिटी आ जाए। ये 5 में हम क्या जोड़ें कि आपकी आइडेंटिटी आ जाए। तो देखो 5 में हम जोड़ेंगे -5, अगर हमने इसमें जोड़ दिया तो आपकी आ जाएगी एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब एडिटिव आइडेंटिटी आएगी, मतलब एडिटिव इन्वर्स क्या है, मतलब आपने जो जोड़ा है वो होगा आपका एडिटिव इन्वर्स। तो 5 का हो जाएगा -5। -6 का इन्वर्स होगा, तो -6 का इन्वर्स क्या होगा, तो -6 का हो जाएगा 6। मतलब आपको क्या बताना है, कोई संख्या दी थी कि इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है, तो अपन बोल देंगे -5। -6 का बताए तो अपन बोल देंगे 6। मतलब जो भी है उसमें आपको साइन हल्का सा अलग करके बता देना है ना। होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम आगे चलेंगे, दशमलव प्रसार समझेंगे। तो विद्यार्थियों अ, तो अब हम समझेंगे डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। तो देखिए, दशमलव प्रसार की बात करें या डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो उसमें क्या होता है कि मतलब किसी भी संख्या को किसी संख्या से हमने भाग किया, है ना। जैसे हमने 7 को 5 से भाग दिया, है ना। 7 को 5 से भाग दिया तो 5 एकम 5, 6 7 2 बचा, अब 5 चौका 20। अब देखिए, डेसिमल एक्सपेंशन मतलब ये होता है कि हमने जब किसी को भाग किया तो किस प्रकार का हमारा उत्तर इसमें आ रहा है। अब देखिए 1.4, मतलब 1.4 क्या होगा, ये उत्तर एक बार खत्म हो गया है ना, खत्म हो गया यहाँ पर 1.4, बस अपन को इतना ही पता है। अब अपन ने किया, 1 को 3 से भाग दिया तो 0 लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाई तो 3 तिया 9, तो एक वापिस बचेगा, 3 तिया 9, एक वापिस बचा, 3 तिया 9। तो मतलब इस तरह से 0.3333 चलता ही जाएगा, है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक होता है शांत, मतलब अपन ने यहाँ पे देखा था कि 1.4। शांत में क्या होता है कि कुछ बार हम भाग करेंगे, उसके बाद उसका उत्तर अपना कुछ इस प्रकार का इसमें आता है। अब जैसे इसमें 1/2 है तो अपन 1/2 को क्या लिखते हैं, 0.5। मतलब बस शांत, टर्मिनेट हो चुका है, खत्म हो चुका है, कि एक बार उत्तर आएगा, बाद में वो ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, है ना। अब 0.5 हो गया। अब देखिए 441/50, अब ये भी शांत है। आपको क्या देखना है कि यदि नीचे 2 5 है, 2 और 5 की कुछ संख्या बन रही है तो ये हो जाएगा शांत, होगा टर्मिनेटिंग। जैसे 50 में होता है 2 पंचे 10 और 10 पंचे 50, तो मतलब केवल 2 और 5 के भागफल में ही इसका उत्तर नीचे का आ रहा है 50 का। अब तो स्टूडेंट्स, 2 और 5 के मल्टीप्लाई में अगर आपका डिनोमिनेटर नीचे की संख्या आती है तो अपन आराम से कह सकते हैं कि वो होगा शांत होगा, है ना। अब देखिए, आपको जैसे कोई भी संख्या दिख जाए, अगर उसके नीचे आपको 2 और 5 का फैक्टर है तो आप सीधे से जाके बोल देना कि भाई वो शांत होगा। अब देखिए, अपन बात करेंगे अशांत आवर्ती की, अपन अशांत की बात करेंगे अब, कि नॉन टर्मिनेटिंग है, कुछ इस प्रकार का है, 0.3333 टाइप का, है ना। अब अशांत भी दो प्रकार के होते हैं, या तो उसमें आवृत्ति होगी कि अपन ने यहाँ पे देखा कि 1 को 3 से भाग करेंगे 0.3333, 2 को 3 से भाग करेंगे तो 0.6666, कुछ इस प्रकार का होगा, तो उसको बोलेंगे रिकरिंग, मतलब वो बार बार आता रहेगा। अब देखिए, अब एक होता है इसमें अनावृत्ति, कि भाई इसमें आवृत्ति इसमें होती नहीं है, नॉन रिकरिंग बोलेंगे। अब एग्जाम्पल √2, 1.414, ये चलता ही जाएगा, बहुत लंबा चलता जाएगा ये, और हमको पता भी नहीं चलेगा, बहुत लंबा जाता है ये, 1.414 करके बहुत आगे तक संख्याएं जाएंगी, और आप देखेंगे कि एक समय बाद भी कोई भी संख्या इसमें रिपीट होने वाली है नहीं। अब अपन बात करें पाई की बात करते हैं, तो पाई होती है 3.14 करके संख्याएं जाएंगी, आपके अनंत तक जाएंगी। कोई भी संख्या किसी भी पॉइंट के बाद में वापिस रिपीट नहीं करेगी, जैसा हमने यहाँ पे देखा, है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स,
तो अपन को पता चल गया कि भाई डेसिमल एक्सपांशन होता है, शांत होगा या तो अशांत होगा, या तो इसमें आवृत्ति होगी या तो इसमें इसमें अनावृत्ति होगी। अब देखिए स्टूडेंट, ये बात आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि यदि कोई संख्या में अनावृत्ति है तो अनावृत्ति वाली संख्याओं को अपन इरेशनल संख्या कहते हैं। आपको केवल अनावृत्ति देखनी है, अगर आवृत्ति नहीं हो रही, अगर संख्या में अनावृत्ति है तो आपकी जो संख्या होगी वो बहुपरिमेय संख्या होगी, मतलब वो संख्या ही रैशनल नंबर होंगी। होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब अपन इसके आगे देखेंगे परिमेय संख्याएं, फिर अपरिमेय संख्याएं, फिर हम देखेंगे कि उनके अपन फैक्टर किस प्रकार निकालेंगे, और वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या भी हम देखेंगे। स्टूडेंट अब हम समझेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या की बात करें, रैशनल नंबर की बात करें, तो रैशनल नंबर क्या होता है। तो देखिए, कोई भी संख्या जिसको p बटा क्यू की फॉर्म में लिख सके, जहाँ पे क्यू 0 होता है नहीं। अगर आप क्वेश्चन करेंगे रीट में तो ये आपके आराम से आ सकता है, आपको प्रतिबंध आराम से पूछ सकते हैं कि भाई परिमेय संख्या किस प्रकार की संख्या होती है। तो p बटा क्यू प्रकार का ये होती है। अब क्यों यहाँ पर 0 नहीं होता है ना। अब अपन आराम से देखेंगे कि जैसे सारी संख्या 3/7, 2/5, 4/3, 2/3 और ये सामान्य संख्या है, और बटे में जो संख्या है वो, तो 3/7 भी एक परिमेय संख्या है और 2 भी एक परिमेय संख्या है। अब आप पूछेंगे कि भाई 2 कैसे परिमेय संख्या है। तो देखो, 2 को अपन लिख सकते हैं 2/1, p बटा क्यू की बात हो गई है ना। -3 की बात करेंगे तो -3/1 भी लिख सकते हैं। तो मतलब सभी संख्याओं को p बटा क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो मतलब ये सारे रेशनल नंबर होते हैं, है ना। फ्रैक्शन वाले भी होंगे, सामान्य संख्या भी होंगी, -6 भी होगा। तो अपन कह सकते हैं कि भाई ये सब परिमेय संख्या होती है। 0 को भी अपन कह सकते हैं, 0 को भी लिख सकते हैं 0/1। अब अपन बात करेंगे कि अपरिमेय संख्या की, यानी इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अपन बात करें इरेशनल संख्या होगी, तो इरेशनल संख्या क्या होती है कि जैसे पाई, √2, √3 और √6। मतलब इन सब संख्याओं में अपन को देखना है कि यदि अपन इन संख्याओं का प्रसार करेंगे, जैसे पाई होता है 3.14 करके आराम से चलता जाएगा, 3.1457 ऐसा करके बहुत लंबा चलता जाता है ये, और ये कभी अंत इसका अंत होता है नहीं, है ना। मतलब वैसी संख्या जिसका दशमलव का जो प्रसार है वो आराम से चलता जाता है और बंद होता है नहीं, अपन उसको कहते हैं अपन अपरिमेय संख्या है। अब √2 की बात करेंगे तो √2 क्या होता है। √2 होता है 1.41 करके चलता जाता है। √3 की बात करेंगे 1.732 करके आराम से चलता जाता है। तो मतलब जो भी रूट में संख्या होती है, और पाई हो गया, अगर पाई आपको 3.14 करके देख के रखा और आपको आता है पाई एग्जाम में, तो अपन लिख देंगे कि वो एक अपरिमेय संख्या होगी, मतलब एक ही रेशनल नंबर होगा। यदि आपको पाई 22/7 लिखा हुआ आता है तो अपन उसको बोलेंगे परिमेय संख्या है ये, है ना। 22/7 में परिमेय बोलेंगे, 3.14 करके जाएगा तो उसमें बोलेंगे उसको अपरिमेय संख्या है। पाई लिखा हुआ आएगा उसमें भी अपन कह देंगे कि भाई ये इसमें अपरिमेय संख्या है। अपन अब बात करेंगे वास्तविक संख्याओं की। तो वास्तविक संख्याओं में क्या होता है कि जो ऊपर की अपरिमेय संख्या है और परिमेय संख्या को एक साथ अपन बोलेंगे वास्तविक संख्या है, कि पूरा वास्तविक संख्या है, यहाँ पे परिमेय संख्या है और यहाँ पे इसमें अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे रेशनल नंबर और रेशनल नंबर होता है, और ये पूरा वास्तविक संख्याएं होती हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सभी रेशनल नंबर, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो ऊपर बोलेंगे हाँ। सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है तो हाँ। क्या इन दोनों में कोई संबंध है तो नहीं, है ना। तो जैसे -5 हो गया, -5/9, √5, √6, ये सब हो गई वास्तविक संख्याएं होती हैं। अपन अब स्टूडेंट बात करेंगे कि भाई काल्पनिक संख्याएं क्या होती है। तो देखिए, उसको स्टार मार्क आपको मारना है, स्टार करना है, क्योंकि रीट मेंस 2022 में जो पेपर हुआ था, शायद 22 में जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन था -√1 दिया था। तो देखिए
रूट के अंदर आपको कोई संख्या और उसका माइनस दे के रखा हो, आपको कुछ भी नहीं सोचना और आपको सीधा सीधा कह देना है कि वो काल्पनिक संख्या होती है। अगर आपको आयोटा भी आ जाए, इसको बोलते आई, ये इसको बोलते आयोटा, ये आयोटा। आयोटा वो आपको दे सकता है RSSB बोर्ड, क्योंकि इसका क्वेश्चन आया था पिछली बार। अगर आपको आयोटा दिख रहा है, आई दिख रहा है और रूट के अंदर माइनस में कोई संख्या दिख रही है, तो आप उसको आराम से कह सकते हैं कि वो काल्पनिक संख्या है। प्राइम संख्या की बात करेंगे अपन अब, तो देखिए काल्पनिक संख्या के बारे में अपन एक और इम्पोर्टेंट बात अपन कर सकते हैं कि जो आयोटा होता है वो होता है -√1 और आयोटा का स्क्वायर को अपन बोलते हैं -1। आपको बस बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं, आपको बस ये याद कर लेना है क्योंकि ये प्रश्न में आता है। अपन अब बात करेंगे कि प्राइम संख्या मतलब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अगर अपन अभाज्य संख्या की बात करें तो वैसी संख्या जिसमें एक वह संख्या का ही भाग जाए। अब जैसे 2 की बात करेंगे तो देखिए 2 आपको याद करना है क्योंकि ये सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या है ना, मतलब सबसे लोवेस्ट और स्मॉलेस्ट एंड इवन प्राइम नंबर है 2। अब देखो 2 में देखो अपन 1 की टेबल 2 बार बोलेंगे तो आएगा 2 और 2 की टेबल 1 बार बोलेंगे तो आएगा 2, मतलब 1 और 2 ही इसके फैक्टर हैं। 3 के लिए भी सेम वैसा ही, 5 के लिए भी और 7 के लिए भी, मतलब वैसी संख्या जिसमें केवल संख्या खुद और उसके साथ में एक का ही भाग जाए उसको कहेंगे अभाज्य संख्या। होप अब अपन नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि भाई जो आवृत्ति दशमलव से भिन्न में किस प्रकार चेंज किया जाएगा। फिर कुछ अपन इसमें MCQ करेंगे और डिविजिबिलिटी के ड्यूस करेंगे। होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। स्टूडेंट अब हम समझेंगे कि भाई सम संख्या विषम संख्या क्या होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सम संख्या को बोलते हैं अपन इवन नंबर, है ना, अपन इवन नंबर बोले तो वैसी सारी संख्याएं जो 2 से भागित होती हैं उनको कहते हैं अपन सम संख्याएं। अपन इसमें एग्जांपल लेंगे 0, 2, 4, 6, 8, है ना। इन सभी संख्याओं का 2 से भाग जाता है। अपन समझेंगे विषम संख्याओं को तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 हो गई, जिनका 2 से भाग नहीं जाता है अपन उनको कहते हैं विषम संख्या, मतलब अपन उनको बोलते हैं ऑड नंबर्स, है ना। अब देखिए किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती और अपन को अनुवर्ती निकालना, मतलब पूर्ववर्ती अनुवर्ती होता है सेम ही होता है, कोई अंतर नहीं है। पूर्ववर्ती में क्या होता है कि आपको जो संख्या दे रखी है उसका पूर्ववर्ती निकालना, तो मतलब आपको उससे पूर्व संख्या 1 घटा के पूर्व संख्या आपको लिख देनी है। अब जैसे 1000 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो अपन 1000 में से अपन इसका 1 हटा देंगे, इसमें से 1 हटा देंगे, एक को घटा देंगे, मतलब अब 899 में से इसका पूर्ववर्ती क्या होगा, तो इसमें से भी 1 घटा देंगे तो होगा 898, है ना। तो मतलब अपन ने सीख लिया सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है और पूर्ववर्ती और अनुवर्ती क्या होता है वो सीख लिया है ना। स्टूडेंट्स अब बारी आती है कि जो आवृत्ति दशमलव वाले संख्याएं होती हैं अपन उनको भिन्नों में कैसे बदलेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिख रखा है 4.987 और 87 के ऊपर एक डंडा। अब देखिए 87 के ऊपर एक डंडा, मतलब इसको अपन बोलेंगे कि भाई 87 के ऊपर एक बार, इसको बोलते हैं बार, है ना। अब ये संख्या किस प्रकार लिखी जाती है, तो देखिए 4.987 पे बार है, मतलब 87 87 87, मतलब जिन 2 संख्याओं के बीच में बार है, ऊपर बार है, वो संख्याएं बार बार इसमें रिपीट होती जाती हैं। अब देखिए इस संख्या को अपन को अगर भिन्न में बदलना है दशमलव आवृत्ति वाली, तो अपन इसको कैसे बदलेंगे वो अपन देखेंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले अपन को ये पॉइंट इसमें है ही नहीं, ऐसे मान लेना है और अपन संख्या लिख देनी है। तो संख्या क्या है 4987, अपन ने संख्या लिख दी। अब जैसा ये बोल रहा है अपन को वैसा ही करना है। अब बिना बार वाली संख्याएं कौन सी है, तो देखिए 87 के ऊपर तो है बार और 49 इसमें संख्या है जिनके ऊपर बार है नहीं। अब इनके बीच में दे रखा है माइनस, मतलब आपको संख्या पूरी लिख देनी है, फिर आपको जिसके ऊपर बार लगा नहीं है वो लिख देना है और उन दोनों को आपको घटा देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 17 में से 9 गया तो क्या 8, 7 में से 4 गया तो 3
और 49 38 ऊपर अपने संख्या आ जाती है। अब देखिए पॉइंट के बाद जितने नंबर पर बार है, पॉइंट के बाद कितने ये हो गया अपना पॉइंट। क्या 9 पे बार है क्या? नहीं, 9 पे बार नहीं है, 8 और 7 पे बार, मतलब दो संख्याओं के ऊपर बार दे के रखा है। तो जितने नंबर पर बार है उतने अपन को लिखने पड़ेंगे 9। तो दो संख्या है तो 2 बार लिख दिया 9। और बिना बार वाली संख्या कितनी है? तो देखिए स्टूडेंट्स, बिना बार वाली जो संख्या है वो कितनी है? 1। दशमलव के बाद दिखना है और उतना अपन लिख देंगे 0, है ना। तो मतलब अपन ने क्या किया कि सबसे पहले संख्या लिखी, उसमें से बिना बार वाली संख्याओं को इसमें घटा दिया, फिर उसके नीचे लिख दिया अपन ने। पॉइंट के बाद देखना है अपन को, पॉइंट के बाद जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने अपन ने लिख दिए 9, और जितनों पे बार नहीं है अपन ने उसको लिख दिया 0। तो इस प्रकार अपना ये प्रश्न अपना आसानी से इसमें हो जाता है। अब देखिए अपन 2 एग्जाम्पल करेंगे। 2.16 के ऊपर है बार, तो सबसे पहले अपन पूरी संख्या लिख देंगे। पूरी संख्या लिख दी, फिर बिना बार वाली संख्या कौन सी है? तो भाई 2 1 पे बार है नहीं। ऊपर संख्या देखेंगे तो अपन को पूरी संख्या देखनी है। 216 माइनस 21 अपन ऊपर कर देंगे। अब देखिए पॉइंट के बाद में कितने नंबर पर बार है, तो इधर 6 के ऊपर बार है, मतलब अपने एक ही नंबर पे बार है तो आ जाएगा 9। और पॉइंट के बाद कितनी संख्याओं पर बार है नहीं, तो एक संख्या पर बार नहीं है तो उतना आ गया 0। मतलब अपना उत्तर हो गया 216 में से 21 गया, 6 में से 1 गया तो 5, 21 में से 2 गया तो 19, 195 पे 90 अपना उत्तर हो जाता है। अब स्टूडेंट्स अपन देखेंगे 0.3 बार को किस प्रकार अपन को दर्शाना है। तो पूरी संख्या लिखेंगे। पूरी संख्या क्या हो, देखो जैसे पूरी संख्या हो गई 3, बिना बार वाली संख्या कितनी है, तो एक भी संख्या नहीं है तो -0। पॉइंट के बाद कितने संख्या के बार है, तो भाई एक संख्या पे बार है तो 9। तो बस अपना उत्तर हो गया 3/9, 1/3, है ना। फ्रेंड्स अपन अब सीखेंगे कि किसी भी संख्या के अपन को अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं तो अपन उसको किस प्रकार निकालेंगे। तो देखिए 720 का अपन को निकालना, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपने हिसाब बना देंगे, एक लंबी डंडी और एक अपन आड़ी रेखा बना देंगे। अब अपन क्या 2 से अपनी शुरुआत करेंगे, तो 2 तिया 6 बचा 1, 2 छक्के 12, 0। वापिस से 2 से देंगे, ये आ जाएगा। वापिस से 2, मतलब जब तक जाता नहीं रहे तब तक 2 3 5 7 मतलब संख्याओं से अपन इसको भाग अपन को करते रहना है। जैसे ये भी जाएगा 45 से, अपन को 3 से देना है, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 5 15, 5 एकम 5। अब देखिए 720 अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इसमें कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, 3 कितनी बार है, 2 बार, और 5 है इसमें 1 बार, मतलब 2 कितनी बार है, 4 बार, 3 है 2 बार, और 5 है 1 बार। मतलब 720 के अभाज्य गुणनखंड हो गए अपने 4 बार 2, 2 बार 3 और 1 5 बार, 5 1 बार, है ना। तो कुल मिला के कितने गुणनखंड हो गए, तो हो गया 4 + 2 + 1 मतलब 7, कुल 7 अभाज्य गुणनखंड इसके अपने पास इससे आ जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अब 540 के अपन को अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो सबसे पहले इसको आप ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई इसको किया होगा। अब 540 के अपन निकालेंगे, वापिस से अपन 2 से शुरुआत करेंगे, 2 से 3 4 5 और अपन इसी प्रकार आगे इसमें जाते जाएंगे। तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 0, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 3 से जाएगा क्या, 3 चौके 12, 1 15, 3 पंचे 15 हो गया। फिर वापस से 3 से ट्राई करेंगे, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, वापस से 3, 3 पंचे 15, 5 एकम 5। मतलब 540 के अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो 2 इसमें कितनी बार है, 2 बार, 3 कितनी बार है, 3 बार है, 5 इसमें है 1 बार है। तो 2 हो गया अपने पास 2 बार, 3 हो गया 2 बार, 3 बार, और 5 हो गया 1 बार।
तो मतलब अपन आराम से कह सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं अपन, है ना। तो हमने सीख लिया कि भाई कोई संख्या दे रखी होगी, उसके हमको इसमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो हम उसको उसको आसानी से निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे भाज्यता के नियम है ये, इसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि 2 से कोई नंबर भागित होता है वो अपन को कैसे पता चलेगा। तो देखिए स्टूडेंट, तो लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8, मतलब 2 की टेबल में आते हैं ये सारी संख्या। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 यदि उसमें आते हैं तो अपन आराम से कह सकते हैं कि वो 2 से भागित होगा, है ना। मतलब भाज्यता के नियम अपन को ये बताते हैं कि कोई संख्या किससे भाजित होगी। अब देखिए यहाँ पर अपन ने एग्जाम्पल लिया है 7648, है ना। अब जो अपन लास्ट की संख्या देखेंगे 8 है यहाँ पे, तो अपन क्या जानते हैं कि 0, 2, 4, 6, 8 यदि संख्या के लास्ट में अगर आता है तो वो संख्या 2 से भागित होती है। तो यहाँ पे लास्ट में आ रहा है 8, तो हम ये बात बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं कि ये संख्या 2 से भागित हो जाएगी। और हम बात करते हैं 3 से भागित संख्याओं की। तो देखिए अपन को इसके लिए क्या पता लगाना है कि जैसे अंकों का योग होगा वो 3 से भागित होना चाहिए। अब देखिए जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है 9453, 9453। अब ये कोई संख्या है, अपन सबसे पहले देख लेंगे कि भाई 0, 2, 4, 6, 8 तो नहीं आ रहा है लास्ट में, यहाँ पर नहीं आ रहा है, क्योंकि यदि वो आएगा तो अपन आराम से कह सकते हैं कि वो 2 से भागित हो जाएगा। 3 से बात करेंगे तो अपन को 3 से भागित के लिए क्या करना है कि अपन सभी संख्याओं को अपन को जोड़ देना है कि 9 + 4 + 5 + 3, इन सबको जोड़ा तो ये हो गया 9, 4, 13, 5, 18 और 3, ये हो गया अपना 21। अब 21 को अपन 3 से भागित करके देख लेंगे तो अपना क्या हो जाएगा 7 आ गया। तो मतलब 3 से भागित तो जा रहा है उस सम का। कोई भी संख्या दे रखी है, उन सबको संख्याओं को अपन ने जोड़ दिया और उसको 3 से भागित कर लिया, तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चलता है कि जो सारी संख्या है ये संख्या 3 से भागित हो जाती है। अब अपन बात करेंगे स्टूडेंट्स 4 से भागित। 4 से कोई संख्या भागित होगी अपन को कैसे पता चलेगा। तो देखिए अपन को देखने लास्ट के 2 संख्या है, मतलब एक संख्या देख के लास्ट के 2 अंक अपन आराम से देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या है 12, लास्ट के 12 अंक आ रहा है यहाँ पे। अब 12 4 की टेबल में आता है क्या, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, मतलब लास्ट की 2 संख्या यदि 4 की टेबल में यदि आ रही है तो अपन उसको कह सकते हैं कि भाई वो संख्या 4 से भागित हो जाएगी। अब अपन सेम टू सेम बात करते हैं 5 के लिए, बात करते हैं अपन 5 के भाज्यता के नियम क्या होता है। तो देखिए किसी भी संख्या के लास्ट में या तो 0 आ जाए या तो 5 आ जाए, अपन इसको आसानी से कह सकते हैं कि वो 5 से भागित होगी। जैसे 5 हो गया, 5 एकम 5 होता है, 5 तो डिवाइड करता ही है 5 को, तो लास्ट में क्या है 5, क्या 10 5 से जाता है, बिल्कुल हाँ। लास्ट में क्या रहा है 0, मतलब 0 और 5, अंतिम 0 हो या फिर अंतिम हो 5, तो वो आराम से भागित हो जाएगा 5 से। अब देखिए ये इतना बड़ा संख्या, अपन को क्या दिखना है लास्ट में दिखना 5 और 0 दिखना है, इतनी बड़ी संख्या में 0 और 5 आ रहा है, तो अपन इसको आसानी से कह सकेंगे कि भाई 5 से भागित है ये। अब अपन बात करेंगे 6 से भागित के नियम क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट, अपने 2 और 3 से तो अपने देखा ही हुआ, तो 2 और 3 से जो भी संख्या भागित होती है तो वो संख्या को अपन आसानी से कह सकते हैं कि वो संख्या 6 से भागित भी होगी। मतलब जब भी 6 से भागित की संख्या अगर अपने पास आती है तो अपन 2 और 3 के भागित के नियम अपन उसमें लगा देंगे। अब एग्जाम्पल लिया अपन ने ये 9528, 9 5 2 8। अब लास्ट संख्या क्या है 0 2 4 6 8, मतलब 2 से भागित तो हो ही जाएगा ये, है ना। और 3 से भागित चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, इन सबको जोड़ देंगे 9 5 14, 14 और 2 16, 16 और 8 24, 24 3 से जाता है, तो हाँ बिल्कुल जाता है। तो मतलब अपन को पता चल गया कि ये संख्या है 2 से भागित भी हो रही है, 3 से भागित भी हो रही है, तो मतलब ये जो संख्या है वो 6 से भागित भी हो जाएगी।
अब स्टूडेंट्स अपन देखेंगे आगे कि 7 से भागित के नियम के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, कैसे पता लगाएंगे कि कोई संख्या 7 से भागित हो जाएगी। तो देखिए अपन को क्या करना है, बस बात वही है, लास्ट संख्या अपन को देखनी है, लास्ट नंबर, लास्ट अपन को अंक देखना है, उसको 2 गुना कर देंगे और जो मूल संख्या से उसको अपन घटा देंगे। अब देखिए जैसे 343 है, लास्ट संख्या क्या है 3 है, अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 6। 343 में से अपन 6 अपन घटा देंगे, 343 में से 6, तो ये कितना हो गया 13 में 6 गया तो 7, 3 का 3 और 3 का 3, और क्या ये 7 से जाता है, 7 4 द 28, बिल्कुल सही जा रहा है ये। तो अपन आराम से कह सकते हैं कि जो संख्या है वो 3 से, मतलब लास्ट संख्या का लास्ट अंक का 2 गुना करके अपन शेष में से उसको घटा देंगे, तो जो संख्या है वो 7 से भागित बिल्कुल आसानी से हो जाएगी, है ना। अब अपन यहाँ भी कर सकते हैं, इसका 2 गुना किया, 2 गुना किया अपन ने, तो कितना हो गया 4, तो ये कितना हो गया 5708 हो गया। क्या 7 से जाएगा ये, तो अपन देख ले, 7 7 जा होता है 49, 7 9 जा ये हो गया अपना 80 आ गया, 7 7 8 जा 56 होता है, जिसे 7 1 जा 7। अपन आसानी से कह सकते हैं कि 7 से भागित के लिए अपन को ये नियम लगाना है। अपन बात करेंगे अपन 8 के लिए बात करेंगे। देखिए अपन को 8 से भागित लेना है, तो अपन क्या करेंगे, 8 से भागित के लिए जो भी संख्या है लास्ट के 3 अंक अपन देखेंगे, कि जैसे 1512 में लास्ट के 3 अंक क्या है 512, 4952 में लास्ट के 3 अंक क्या है 952। यदि ये 8 से भागित हो रहे हैं तो अपन आसानी से कह सकते हैं कि भाई 8 से भागित होगा। तो 8 से भागित करके अपन देख लेते हैं, तो 8 6 48, 32, 8 4 32, तो देखिए 1512 भी हो गया। अब 4952 देखेंगे, इसको 952 लेना है अपन को आखिरी का, अपन को 8 से भाग करके इसको देख लेना है। तो 8 एकम कितना होगा 8, फिर 15 आ गया, तो 8 एकम 8 ही लेंगे, तो 8 9 72, मतलब 119 बार भाग 4, मतलब 4952 भी भागित हो जाएगा। 9 से भागित के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल अपन को 3 से अपन ने क्या किया था, संख्याओं को जोड़ दिया था, संख्या के अंकों को, और उसको 3 से भागित कर लिया था। अब अपन यहाँ क्या करेंगे, संख्याओं को जोड़ के 9 से भाग दे देंगे। अब जैसे 729 है, 7 + 2 + 9 कितना होता है, 7 2 हो गया 9 9 18, क्या 18 9 से जाता है, हाँ बिल्कुल 9 दूनी 18 होता है। तो मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि जो संख्या का सम करके 9 से अपन ने भाग दे दिया, जो फिर भाग अगर पूरा पूरा जाएगा तो अपन उसको आसानी से कह सकते हैं कि वो संख्या 9 से भागित हो जाएगी। 10 के लिए तो सबसे आसान बात है, लास्ट में अगर की संख्या के लास्ट में 0 आता है तो अपन कह सकते हैं कि संख्या 10 से भागित हो जाएगी। अब 11 की बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट 11 का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आपको खास 2 3 5 1 हो गया 9, और आपको 11 तो इसमें आना ही चाहिए। अब इसमें क्या लिखा है कि जो सम नंबर प्लेस है, जो मतलब जो इवन नंबर की चीज़ें, जैसे देखो 1 2 3 और 4, सम इसमें सम संख्या कौन सी होंगी, तो ये 2 और ये हो गया 4, है ना। ये दोनों संख्या होगी ऑड नंबर की प्लेसेस है, मतलब विषम संख्या है। 1 देखो अपन को इसको प्लेस देना है, 1 2 3 4, सम संख्या कौन सी है इनमें से, सम हो गया 2 और 4, 2 4 पे कौन कौन है, 3 और 1, 3 और 1 है, सम स्थानों पर बैठी संख्या है, तो ये हो जाएगा 4, 3 और 1 कितना होता है 4, इन दोनों को अपन को कर देना है माइनस, मतलब सम स्थान पे जो संख्या है उनका प्लस कर देंगे और उसको घटा देंगे विषम संख्याओं पे जो संख्या है उनके योग से। तो ये कितना आ गया 0, 0 तो 11 से भागित, तो आराम से हो जाएगा। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि 1 3 3 1 11 से भाजित हो जाता है। अब 8 8 3 3, अब देखिए सम स्थान कौन से 8, ये और ये हो गया विषम, तो ये कितना हो गया 11, सम कौन से 8 और 3 11, 11 में से 11 कितना हो गया 0, 0 11 से भागित होता है, हाँ तो बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स तो हमने सीख लिया है नंबर सिस्टम के अधिकतर फाउंडेशनल कोर्स के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लिए हैं।
अपन ने देखिए रीट मेंस के लिए ये बहुत होगा, आपको बस स्पेशली इसमें प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। फाउंडेशनल चीज़ें सारी यही है, इसमें सारे की कॉन्सेप्ट अपने हैं। आपको बस इसका ध्यान रखना है कि आपको ये फाउंडेशनल चीज़ें बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए। इसके बाद अपन एक अच्छी MCQ की क्लास लेंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।